वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूनिट 3। यूनिट 3 में मुख्य तौर पर हम लोग पढ़ेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली पहले कैसी थी, अंग्रेजों के बाद आने पर वो क्या हुई, और वापस जब भारत आज़ाद हुआ तो कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। मुख्य तौर पर ये 3 पाठ हैं। और एक चीज़, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वर्जन में भी यहाँ पर उपलब्ध है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अभी इंग्लिश बता रहे हैं तो इंग्लिश से पढ़ेंगे, लेकिन इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आपको भी इसको अच्छे तरीके से समझना है। और लास्ट में हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो समझ लीजिए यहाँ से और उसको नोट कर लीजिए। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी व्याख्या करेंगे, और फिर आप उससे जो है हिंदी में लिख लीजिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर, दोनों ही वर्जन में है। आप जो है जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी या इंग्लिश में, आप उसे लिख लीजिएगा। इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, और हिंदी में तो हिंदी वाला लिख लीजिएगा। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या है। बहुत जल्द हम लोग इसका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद अलग अलग और भी जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी सिलेबस को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम सामने है तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, और एक एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंप्लीट करना होगा। फिलहाल हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो जो क्वेश्चन आगे जाके आएंगे, आप उस पर जो है अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 पार्ट मिलेंगे। द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली में आपको यहाँ पर 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला पार्ट आपका क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, यानी कि भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के तहत हम लोग गुरुकुल, पाठशाला, टोल्स, मकतब और मदरसे के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज जब आए थे तो उस समय की शिक्षा प्रणाली क्या थी। और अंत में पढ़ेंगे भारत में उच्च और तकनीकी शिक्षा का विकास, यानी ग्रोथ ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इस चीज़ को आप दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसा था। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कौन सी शिक्षा प्रणाली को भारत पर लागू की थी। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज जब चले गए तब भारत की शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से बदलाव आए, या भारत अंग्रेजों की वही प्रणाली लेकर चला, या फिर उसने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एक चीज़ को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट आपका क्या है? भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जिसमें गुरुकुल, पाठशाला, टोल्स, मकतब और मदरसाज आते हैं। तो इसको, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से आप पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसको समझिए। यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत जो है वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। उसका इतिहास पहले बहुत समृद्ध था, और पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिस्टम में मेनली ओरल ट्रांसमिशन और होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस किया जाता था। इसका मतलब क्या होता है? ओरल ट्रांसमिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है यहाँ पे लिखा है ओरल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर आपका होलिस्टिक, और ये आपका जो है एजुकेशन है। तो ओरल ट्रांसमिशन और होलिस्टिक एजुकेशन जो है, इसका मतलब क्या है? ओरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो गुरु होते थे वो अपने अनुभव से जो कुछ सीखते थे वो अपने छात्रों को सिखाते थे, और उस समय कोई किताब पेन वगैरह नहीं होती थी, किताब कॉपी पेन वगैरह, वो जो है मुख्य माध्यम से, मौखिक माध्यम से जो है बताते थे। इसी को ओरल ट्रांसमिशन कहा जाता है। हॉलिस्टिक एजुकेशन मतलब उस समय के स्टूडेंट को सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, लकड़ी काटने से लेकर ज्ञान सुनने तक, हर चीज़ का ज्ञान। तो इस वजह से इसे होलिस्टिक एजुकेशन कहा गया। अब हम लोग इसमें एक एक करके समझेंगे, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है गुरुकुल। गुरुकुल की जब बात करेंगे तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल बेसिकली रेसिडेंशियल स्कूल होते थे। अभी आप हॉस्टल के बारे में जानते होंगे, आप में से बहुत जन जो है हॉस्टल क्या होता है इसको जानते होंगे। तो रेसिडेंशियल स्कूल उसी को कहा जाता है, आवासीय स्कूल। और दरअसल जो स्टूडेंट होते थे वो अपने गुरु के साथ रहते थे और वहाँ पे ज्ञान जो है प्राप्त करते थे अलग अलग सब्जेक्ट में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? उसमें होते थे स्क्रिप्चर्स, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, यानी कि आपको दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र, यानी डॉक्टरी वाला हर प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पर वेलफेयर, अच्छा यहाँ पर वेलफेयर होगा, ठीक है, वेलफेयर यहाँ पर एल होगा। तो यहाँ पर जो वेलफेयर है यानी कि कल्याण, जिसे वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। तो यहाँ पर कल्याण की बात, यानी बच्चों को दूसरों की सेवा कैसे करनी, इस पर भी अच्छे तरीके से ज्ञान दिया जाता था। द रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड द स्टूडेंट वाज हाईली
रिवर्ड एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय जो है छात्र जो होते थे गुरु को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और गुरु भी उतना ही रिस्पेक्ट छात्रों को भी देते थे, यानी कि समान होता था। ऊंच नीच का भाव वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा कि नहीं गुरु है तो गुरु रिस्पेक्ट दे ना दे, स्टूडेंट का तो कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये जो बातें होती है कि गुरु को छात्रों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, छात्रों को भी गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये प्राचीन भारत में पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। और जितना छात्र गुरु को सम्मान देते थे गुरु भी उतना ही छात्रों को भी सम्मान देते थे, जिस कारण जो सीखने का जो गुण था वो बहुत जल्दी जो है ग्रो करता था और सीखने का जो मन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद हम लोग आते हैं पाठशाला और टॉल्स में। पाठशाला और टॉल्स को आपको समझना है तो इसको बस इतना दिमाग रखिए कि पाठशाला और टॉल्स में बस सब्जेक्ट का फ़र्क है। क्या सब्जेक्ट का? पाठशाला की बात जब करेंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज, लिटरेचर और मैथमेटिक्स है, और टॉल्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स और लॉजिक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। लैंग्वेज यानी भाषा, लिटरेचर यानी साहित्य, और मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और एक चीज़ होता है आपका फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। इन चीज़ की पढ़ाई, 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी पाठशाला में। और जो टॉल्स होते थे ना वहाँ पर 2 ही चीज़ की पढ़ाई होती थी, गणित और तर्कशास्त्र यानी मैथमेटिक्स और लॉजिक्स। तो इसके बाद हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं मकताब और मदरसाज में। मकताब और मदरसाज के बताया गया है कि ये जो है इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर अरबिक लैंग्वेज, इस्लामिक लॉ और कुरान वगैरह के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मदरसाज और मकताब है ना, मकताब और मदरसाज है, या इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर इस्लामिक लॉ, अरबिक लैंग्वेज और कुरान जैसे सब्जेक्ट पर जो है ज्ञान प्रदान किए जाते थे। In this traditional knowledge system, the emphasis was on the close student-teacher relationship, oral transmission of knowledge, memorization, experiential learning and practical application of knowledge। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर पूरा हम लोग भारत के प्राचीन ज्ञान प्रणाली को देखें, चाहे गुरुकुल हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मकताब हो, मदरसाज हो, ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शिक्षक और छात्र जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और उस समय का जो ज्ञान होता था वो ओरल ट्रांसमिशन पर निर्भर था, मेमोराइजेशन पर निर्भर था, और जैसे मैंने बताया कि अनुभव से वो लोग सीखता था, उसको सिखाता था, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता था, यानी कि जो कुछ भी गुरु छात्रों को सिखाते थे छात्र उसका प्रैक्टिकल अप्लाई भी करते थे। जैसे कि साइंस में क्या होता है कि जो कुछ आप सीखते हैं, बुक में पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल जाकर के लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं। उसी प्रकार से उस समय प्रत्येक जो चीज़ें होती थी उसको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज। हुआ क्या कि भारत की पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बाद ख़त्म होने लगी जब अंग्रेज़ भारत पे आए और भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाने लगे। जब भारत धीरे धीरे उनका गुलाम बनने लगा तो यहाँ पर वो क्या किए कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी, अपनी जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली को उन्होंने वहाँ थोपना चालू कर दिया। सबसे पहला आता है वो आदमी जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और 1835 में वो क्या करता है, लॉर्ड मैकालेज मिनट यानी लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र तैयार करता है। और इसके तहत वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि लॉर्ड मैकालेज मिनट ऑन एजुकेशन एम एट प्रोमोटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। जब भी लॉर्ड मैकाले के बारे में लिखिएगा तो आपको ये बताना होगा कि उसका मुख्य जो फोकस होता था इंग्लिश लैंग्वेज पर होता था और भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू करना उसका मुख्य मकसद था। ठीक है, ताकि यहाँ से जो बच्चे आगे बड़े होंगे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए जो काम करेंगे और वो अपने लिए इसे लेबर तैयार कर रहे थे। तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश ही बोलेंगे, और वेस्टर्न एजुकेशन में वो सारे तौर तरीके सिखा रहे थे बच्चों को, जिससे कि बच्चे उनके काम आ सके और बड़ा होकर वो उनके कर्मचारी बने और उनकी सेवा करें। तो एक प्रकार से ये जो है पहले से ही एक प्रकार से शिक्षा को इस तरीके से चेंज कर दिया गया ताकि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करे। इससे पहले जो होता था वो ज्ञान प्राप्ति कर एक अच्छा जीवन बसाने, एक अच्छा इंसान बनने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब इंसान को एक एम्प्लॉय की तरह यानी एक अच्छा आप नौकर ही बोल लीजिए, एक अच्छा नौकर बनने का ट्रेनिंग दिया जाने लगा। इसके बाद आता है वुड डिस्पैच 1854 में, और इसको लाते हैं आपके चार्ल्स वुड, और ये जोर देते हैं इस बात पर कि छोटे स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल से ही इंग्लिश की पढ़ाई होनी चाहिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर भी जो है हमको फोकस करना चाहिए। और
छोटे से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहीं से अगर इंग्लिश की पढ़ाई हम लोग चालू करेंगे, उनको इंग्लिश का नॉलेज देंगे, उनको साइंस का नॉलेज देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर शुरुआत से ही ये चीज़ रहेगी कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो सीखना है ताकि हम लोग को भी जॉब मिल सके। तो ये चीज़ हो गई वुड डिस्पैच में 1854 की बात थी। उसके बाद आया आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जब आया तो इसका सबसे बड़ा जो काम था वो 3 काम था। वो 3 काम कौन कौन था? यूनिफॉर्म करिकुलम, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो पहला चीज़ उसने क्या किया कि पूरे भारत में जो है एक जैसा पढ़ाई लागू करा दिया और शिक्षकों का ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक जो है राय दे दिया। और उसी राय के आधार पर आगे जाके 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बना और इसका जो मुख्य मकसद था वो था उच्च शिक्षा में बदलाव करना। ठीक है, एक बहुत बड़ा बदलाव होना था उच्च शिक्षा में। मेजर चेंज का मतलब बड़ा बदलाव। इट ग्रांटेड यूनिवर्सिटी मोर ऑटोनॉमी एंड इंट्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एफिलिएशंस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी। तो किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, किस प्रकार से एग्ज़ाम लेना है, किस प्रकार से एफिलिएशन मतलब दूसरों को यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सहमति देना है, इस प्रकार की चीज़ों का पूरा वर्णन था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में बना था। तो यहाँ पर इसका मुख्य मकसद क्या था? यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद यहाँ पर कौन कौन से बदलाव आए वो चीज़ बताया जा रहा है। पहला आता है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी की स्थापना होती है 1956 में। अब 1956 में इसकी स्थापना हुई, इसके पीछे का मकसद क्या था? 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसका मकसद था कि मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? यूजीसी की, ताकि बच्चों को वो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सके। स्कूल से पढ़ के आए, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, एक अच्छा इंसान बने और एक उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसके अलावा 2 चीज़ और आती है आपकी, एक आता है आपका आईआईटी और आईआईएम। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है मैनेजर और इंजीनियर की जो है पढ़ाई होती थी, जिसमें आपका इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, इन चीज़ों की पढ़ाई होती थी और इनका जो है रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था और इस वजह से नई नई चीज़ें खोजी जाती थी। इसके बाद आईआईटी आईआईएम के बाद एक छोटा होता था एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि भारत में हर लोगों तक आईआईटी या फिर आईआईएम तक मतलब पहुंच नहीं बना जा सकता, तो उसके लिए एनआईटी की स्थापना की गई और इसका मकसद था अलग अलग रीजन पे जो है इसकी स्थापना करना, ताकि वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में करवाया जा सके। ये था आपका एनआईटी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आता है आपका अगला ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन यानी AICTE। इसके तहत क्या बताया जाता था? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके तहत ये बताया गया कि किस पर कौन कौन से नए कोर्स को लागू करने हैं और किस प्रकार से रिसर्च को लेकर जो है प्रमोट करना है कि रिसर्च इनोवेशन प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन टेक्निकल फील्ड्स, तकनीकी क्षेत्र में जो है नई नई खोजें हो, इसके लिए AICTE की स्थापना की गई। इसके बाद भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भरमार हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ठीक है, क्योंकि उसको ऑटोनोमस का जो है दर्जा प्रदान हुआ कि आप अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ठीक है, और फाइनली एक चीज़ जो पहले बहुत बड़ी एक समस्या हुआ करती थी कि लॉर्ड मैकाले के टाइम या उसके बाद का बहुत सारा टाइम में सभी स्टूडेंट को जो है सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता था, इसे नॉलेज स्किल वगैरह कुछ नहीं मिलता था। यानी पढ़ते तो बहुत कुछ थे लेकिन उनको लोग अप्लाई करना नहीं जानता था, उसको नहीं जानता था। मान लीजिए कि आपको कोई गाड़ी चलाना, उसके सारे पार्ट्स के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बंद होता है, गियर कितना है, कहाँ ब्रेक है, सब बता दिया जाए, लेकिन आपको गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिकल ना दिया जाए तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि सीखना बेकार हो गया। तो इसी चीज़ को पहले लागू किया गया था, लेकिन बाद में भारत ने इसमें बदलाव किया और एक चीज़ लाया, वो लाया स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसके तहत जो है जो इंडियन थे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट जो है ऐसा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम में जो है जोड़ा और उसके बाद उनमें स्किल की कौन किसको किस स्किल में जो है ज़्यादा रुचि है, उस स्किल के तहत जो है उसको कार्य दिया गया। और वेरियस प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशंस
यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेरियस प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी। और धीरे धीरे जब जिन लोगों ने स्किल प्रोग्राम के तहत भाग लिया था उनको जब नौकरी मिलने लगी तो बहुत सारे लोग यहाँ एडमिशन लेने लगे और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की भरमार हो गई। इसके बाद ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन फोकसिंग ऑन क्वालिटी एसेसिबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट टू मीट द इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ द इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है और भारत धीरे धीरे जो है दुनिया के अब नंबर 1 आबादी वाले देशों में शामिल है। तो यहाँ पर जो है भारत के जो लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग देश की दिशा और दशा और गति तय करते हैं। ये फुल आपका जो है एक्सप्लेनेशन है। और इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो है इसका कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया है। अभी हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों को इसको समझाएंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्लिश वाले हैं आप क्या कर लीजिए, उसे आप लिख लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखिए, भारत की ज्ञान प्रणाली में मैंने 3 चीज़ें बताई थी। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में जिसमें गुरुकुल, पाठशाला, टोल, मकतब, मदरसे होंगे। सेकंड मैंने बताया था आधुनिक शिक्षा की शुरुआत जो है ब्रिटिश सरकार की शिक्षा की मुख्य विशेषता नीतियों पर है और भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी विकास की बात हुई थी। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि ज्ञान प्रणाली के बारे में वही चीज़ जो मैंने बताया कि भारत के पास पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का एक समृद्ध इतिहास है और ये प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक संचरण जिसे बोलते हैं ओरल ट्रांसमिशन पर आधारित थी। ये चीज़ें बताई गई है। गुरुकुल वो जगह होते थे जहाँ पर जो है आवासीय विद्यालय होते थे। ये चीज़ देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो थे आवासीय विद्यालय होते थे जहाँ छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये चीज़ था गुरुकुल में। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा पाठशाला टोलियाँ। ठीक है, पाठशाला टोली के बारे में मैंने आपको बताया, खाली सब्जेक्ट का फ़र्क है। मकतब और मदरसे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अरबी भाषा, इस्लामिक कानून, कुरान आदि की विषय पढ़ाए जाते थे। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज आए, भारत को एक औपनिवेशिक बनाया, यहाँ पे शासन किया और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीति एक बार लॉर्ड मैकाले, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैकाले का मिनट, इसका मतलब होता है मैकाले का स्मरण पत्र। और उसमें जो है 1835 में उसने बताया था कि नीति भारतीयों के एक ऐसे वर्ग के लिए निर्माण केंद्रित थी जो ब्रिटिश और स्थानीय आबादी के बीच मध्यस्थता के रूप में काम कर सके। यानी कि अंग्रेज और रहने वाले स्थानीय जो लोग थे उनके बीच जो मध्यस्थ का काम करता था, ठीक है, ऐसे वर्ग को बढ़ावा देना था। अगला था आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में आता है और यहाँ पर जो है चार्ल्स वुड द्वारा इसको तैयार किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। और हंटर आयोग होता है, फिर यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है 1904 में। और जब यूनिवर्सिटी की स्थापना होती तो भारत में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का विकास होता है। विश्वविद्यालय आयोग खुल जाता है 1956 में। और फिर IIT भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इन सारे धीरे धीरे प्रमुख संस्थानों की स्थापना होती है। भारत में इंजीनियर, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। तो IIT और IIM वही जगह है जहाँ पर जो है इंजीनियर और मैनेजर की जो है एक प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण होती थी, जहाँ पर लोग जो है इंजीनियर और मैनेजर बन के निकलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है NIT जो है IIT से छोटा है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और ये तकनीकी शिक्षा के नियमन और विकास के लिए जिम्मेदार है। और ये बताया गया कि ये संस्थानों के लिए मानक तय करता है, नए पाठ्यक्रम को मंजूरी देता है और तकनीकी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों का विस्तार हुआ धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग जगह पे। कौशल विकास की अगर बात करें तो कौशल विकास जो है हाल ही के वर्षों में जो स्टार्ट हुआ है और भारत सरकार ने शिक्षा और रोजगार के बीच को खाई को पाटने के लिए कौशल विकास पहलों को प्राथमिकता दी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार क्षमता पर बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों संस्थान की स्थापना की गई। अगर कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो भारत अपनी बढ़ती आबादी की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और पहुंच और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च और तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो फाइनली हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला यूनिट खत्म हो गया, यूनिट 3। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों ही माध्यम से मैंने बताया। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी वाला लिख लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश वाला लिख लीजिए। और समझना मैंने दोनों में हिंदी में समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। और
इस चीज़ में अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई वाला हिस्सा, कोई वाला पार्ट अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए और वो पार्ट बताइए, ताकि मैं उस चीज़ पर और एक बार मेहनत करूँ और आपको उसको और इजी वे में समझाने का कोशिश करूँ। तो ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 3। और यूनिट 3 में हम लोग ने भारत के पारंपरिक शिक्षा और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा प्रणाली के बारे में और आज़ादी के बाद शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा। तो यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द यूनिट 4 भी आएगा अगर रहे तो, और इसके अलावा EBC वगैरह भी हम लोग जो है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे। तो ये चीज़ तो आपका कंप्लीट हो गया। इसे आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। और कॉपी में लिखने के बाद उसको अधिक से अधिक पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका नॉलेज जो है ज़्यादा विकास होगा, आप और नॉलेज विकसित होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अधिकतर ये चीज़ें क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन का जो है उसका हिंदी वर्जन दीजिए, हिंदी मीडियम दीजिए। तो आप एक काम कीजिए, हिंदी मीडियम वाला जो है ना वो प्ले लिस्ट में जाइए। आपको पहले इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको थंबनेल में दिख रहा है कि हिंदी में भी, तो उसमें भी हिंदी है। आपको लास्ट में देखना पड़ेगा ना, पहले ही मैंने हिंदी का नहीं दिया है, किसी किसी में इंग्लिश का है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है इंग्लिश में नहीं बना है, मैं कोशिश करूँगा उसको इंग्लिश में बनाने का। लेकिन डिजिटल एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सिलेबस को छोड़ के बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप उसको ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और उसके बाद ही जो है उसको लिखिए। और इसको भी आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा, आधा देख के छोड़ देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा देखिए ध्यान से, भले आपको बार बार देखना पड़े, और उसके बाद इसको लिखिए और कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद उसका नोट्स बनाते जाएंगे कि इस चीज़ से जो है मुझे मेहनत करना है, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना कीमती समय निकाल कर आपने पढ़ाई की। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम डी तैयारी, एग्ज़ाम